इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसने हम सभी के जीवन को गहराई तक प्रभावित किया है। एक बार हिस्टोरियन हॉब्स बॉम ने कहा था कि आग और लोहे की खोज के बाद यदि किसी चीज ने ह्यूमन सोसाइटी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ हमारे मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है उत्पादन प्रणाली यानी प्रोडक्शन सिस्टम में परिवर्तन को ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। वास्तव में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन कुटीर उद्योगों यानी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता था, जिन्हें आज हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन के लिए कोल और स्टीम इंजनों से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्रांति पहल कहाँ हुई, कब हुई और क्यों हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत 750 से 760 एडी के आसपास ब्रिटेन से मानी जाती है। वर्तमान में कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ब्रिटेन में शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की यह धारा अभी भी खत्म नहीं हुई है और आज भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में निरंतर जारी है। यहाँ मन में ये प्रश्न उठने स्वाभाविक है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुआ और इसके प्रभाव क्या रहे। दरअसल ब्रिटेन ही वो देश था जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी। ब्रिटेन की जियोग्राफी, इसके नेचुरल रिसोर्स, दुनिया भर में फैली ब्रिटिश कॉलोनीज के साथ होने वाला उसका ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ब्रिटेन में हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ब्रिटेन की प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पॉलिसीज और ब्रिटिश समाज की आधुनिक सोच, इन सभी ने मिलकर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार कर दिया था। दोस्तों, जहां तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रभावों की बात है तो हम देखते हैं कि मानव जीवन का कोई भी हिस्सा इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इसने तत्कालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति आदि का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया। इसने जीवन के हर क्षेत्र में नए सिद्धांतों और विचारों को जन्म दिया। यहाँ तक कि प्रकृति भी इसके प्रभावों से अछूती नहीं रह सकी। आइए अब हम एक एक करके इन कारणों और प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। Causes: Britain's favorable geography and natural resources. ब्रिटेन की जियोग्राफी ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ब्रिटेन के चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण वो बाहरी हमलों से बचा रहा। इसके साथ ही सी पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अनुकूल कोस्ट लाइन होने के कारण वहां मैनचेस्टर, लिवरपूल जैसे बंदरगाहों को विकसित करना आसान था। गर्म गल्फ स्ट्रीम करंट की वजह से ब्रिटेन के पोर्ट्स साल भर ट्रेड के लिए खुले रहते थे। ब्रिटेन के क्लाइमेट ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प की। ब्रिटेन की नम जलवायु कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई, क्योंकि नमी के कारण मशीन में तेजी से घूमते स्पूल में धागे के टूटने का खतरा काफी कम होता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में कोल और आयरन के भंडार बड़ी मात्रा में मौजूद थे। सभी मेन सी ट्रेड रूट्स के रास्ते में पड़ने के कारण ब्रिटिश कॉलोनीज से कच्चा माल इंपोर्ट करना और तैयार माल एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान था। इन सी रूट्स की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। उसकी नौसेना की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपनी शक्ति के चरम पर होने के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट भी ब्रिटिश नौसेना को हराने में सफल नहीं हो सका था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन। 16वीं और 17वीं सदी में ब्रिटेन में हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक आधार तय कर दिया था। इस दौर में कृषि में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। एग्रीकल्चर लैंड की चकबंदी यानी कंसोलिडेशन और फेंसिंग की गई, जिससे एग्रीकल्चर फार्म्स का साइज बड़ा हो गया और पशुओं द्वारा होने वाली फसल की बर्बादी कम हो गई। खेतों से लगातार उपज लेने के लिए क्रॉप रोटेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ड्रिल के जरिए बीज बोने की तकनीक, फर्टिलाइजर का प्रयोग, पशुओं की नस्लों में सुधार और नहरों के जरिए सिंचाई की व्यवस्था आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन में गुणात्मक सुधार हुआ।
फूड ग्रेन्स के अतिरिक्त उत्पादन ने ब्रिटिश इकोनॉमी को शहरों की बढ़ती आबादी को वहन करने की क्षमता प्रदान की और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराया। इसके साथ ही एग्रीकल्चर से होने वाले प्रॉफिट को इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया गया। साइंटिफिक डिस्कवरीज। ब्रिटेन का साइंटिफिक एनवायरनमेंट नई नई खोजों को अपनाने के मामले में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक अनुकूल था। इस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोल एंड आयरन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में नवीन तकनीकों को अपनाया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1733 एडी में जॉन नामक एक अंग्रेज ने फ्लाइंग शटल नामक कपड़ा बुनने की मशीन का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा बुनाई में तेजी आई। 1764 एडी में जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे पहले की तुलना में 8 गुना अधिक तेजी से धागा बनाया जा सकता था। 1770 एडी में रिचर्ड आर्कराइट ने धागा बनाने के लिए वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया। रिचर्ड की यह मशीन जल शक्ति से चलती थी। रिचर्ड को ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फाउंडर माना जाता है। कोल एंड आयरन इंडस्ट्री। ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहे मशीनीकरण, शिप्स मैन्युफैक्चरिंग, लोकोमोटिव और रेलवे ट्रैक्स के निर्माण के लिए आयरन और स्टील की मांग बढ़ रही थी, जिसे पूरा करने के लिए ऐसी फर्नेस बनाई गई जो स्टोन कोक का प्रयोग कर सकती थी। इन फर्नेस का क्रिटिकल टेम्परेचर वुड कोक का प्रयोग करने वाली फर्नेस से ज्यादा होता था। इनकी सहायता से अच्छी गुणवत्ता का स्टील बनाया जा सकता था। हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप के आविष्कार ने कोल माइंस में काम करने वाले मजदूरों का माइंस के अंदर काम करना आसान बना दिया और कोल माइन में होने वाली दुर्घटनाओं एवं श्रमिकों की मृत्यु में उल्लेखनीय कमी आई। इसके पहले मजदूर जिस ट्रेडिशनल माइन लैंप का प्रयोग करते थे, वो कोल माइंस से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों के कारण आग पकड़ लेते थे, जिससे अक्सर माइंस में जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहती थी। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉर्डन मैकएडम द्वारा तारकोल सड़कों के निर्माण से कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाना और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना आसान हो गया। इसके अलावा ब्रिटेन में नहरों और रेलवे का डेवलपमेंट भी तेज गति से हुआ। 1769 एडी में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कोल माइंस में किया जाने लगा। 1814 एडी में जेम्स स्टीवेंसन ने रेलवे स्टीम इंजन डेवलप किया। लगभग 1830 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। परिवहन के इन साधनों के विकास ने माल ढुलाई और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत ही आसान और तेज बना दिया। स्टीम पावर के इसी सिद्धांत का प्रयोग स्टीम शिप बिल्डिंग में भी किया गया। इससे बड़े और अधिक वाटर डिस्प्लेसमेंट वाले शिप बनाए जाने लगे। शिप बिल्डिंग में इन तकनीकी सुधारों के फलस्वरूप न सिर्फ ब्रिटिश नौसेना की ताकत बढ़ी, बल्कि अब बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रेड करना संभव हो गया। इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। 17वीं और 18वीं सदी तक ब्रिटेन ने इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से काफी लाभ कमाया था। भारत, अमेरिका जैसे उपनिवेशों के माध्यम से ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में सरप्लस कैपिटल की प्राप्ति हो रही थी। इस सरप्लस कैपिटल को इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाने लगा। इस काम के लिए ब्रिटेन में जॉइंट स्टॉक कंपनियों, बैंकों की स्थापना हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ। 1740-50 एडी के आसपास ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इससे वस्तुओं की मांग और कीमतें बढ़ने लगी।